Now in this lecture we will study the most important part of definite integration, and that is properties of definite integration. Properties of definite integration. इसका क्या मतलब है? जब हम इंटीग्रेशन करते हैं डेफिनेट, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दें और बस लिमिट्स रख दें. तो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स. हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक आवर क्वेश्चंस ईजियर. तो वन बाय वन वी विल स्टडी दोज प्रॉपर्टीज और उसको समझेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ अप्लाई करेंगे. तो लेट्स से वी हैव प्रॉपर्टी फर्स्ट. लेट्स से वी हैव प्रॉपर्टी फर्स्ट. पहली प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज प्रॉपर्टी 1. प्रॉपर्टी 1 इज चेंजिंग द डमी वेरिएबल. चेंजिंग डमी वेरिएबल. इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारा एक इंटीग्रल है a से b f(x) dx. तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी इवन इफ वी राइट दिस एज लेट्स से ft dt. मतलब जो हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, x ले लें, t ले लें, y ले लें, k ले लें, एज लॉन्ग एज हमारी लिमिट सेम है और हमारा फंक्शन सेम है. दैट इज, इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज with the change, with the change in argument. और आर्ग्यूमेंट का सीधा सीधा मतलब है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. इंटीग्रेटिंग वेरिएबल प्रोवाइडेड द लिमिट्स and the function remains same. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज हमारा ये फंक्शन सेम रहे, हमारी लिमिट्स एग्जैक्टली सेम रहे, तो वेरिएबल हमने क्या लिख रखा है उससे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव लेट्स से 0 से 2 x² dx. इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे? x² का इंटीग्रेशन इज x³ 3 फ्रॉम 0 से 2. तो क्या वैल्यू आएगी? 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8/3 एंड 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/3. तो आंसर क्या आया? 8/3. नाउ अगर हम यही इंटीग्रल 0 से 2 सेम लिमिट्स, अब x की जगह अगर हम t² लिख दें dt, तो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज हो गया, लेकिन फंक्शन का फॉर्म वही है. यहाँ x² है, यहाँ t² है, मेक्स नो डिफरेंस, लिमिट वही है 0 से 2. तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, t³ फ्रॉम 0 से 2. तो जब आप ये लिमिट्स रखेंगे तो 8/3 माइनस 0/3. देखिए सेम आंसर आ रहा है. तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज हमारी लिमिट सेम रहे और हमारा फंक्शन का फॉर्म सेम रहे. ये पहली प्रॉपर्टी है. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 इज इंटरचेंजिंग लिमिट्स. इंटरचेंजिंग लिमिट्स ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर हमें इंटीग्रेशन a से b f(x) dx निकालना है, तो अगर हम अपनी लिमिट्स की पोजीशन चेंज कर दें, मतलब हमारी लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, इनकी अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, दैट इज इफ वी राइट b to a f(x) dx, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस के साथ आएगा. तो अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें, दैट इज द साइन ऑफ definite integration,
the sign of definite integration is changed when the order of limits are changed. When the order of limits are changed. To cite an example, चेक करते हैं. लेट्स से हमने कहा 0 से 1 x क्यूब dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू पावर 4/4 फ्रॉम 0 से 1. तो अपर लिमिट पहले रखते हैं, तो 1/4 माइनस 0, यानी क्या आंसर आए? 1/4. अब यही इंटीग्रल अगर हम लिमिट्स इंटरचेंज कर दें फ्रॉम 1 to 0 x क्यूब dx, तो क्या होगा? इंटीग्रल तो वही आएगा x 4/4, बट इस बार क्या होगा? 1 से 0 लिमिट्स हो गई, तो पहले 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 1/4. तो अब आंसर क्या आया? -1/4. देखिए पहले और अब में क्या हुआ? साइन चेंज हो गया. और क्यों चेंज हो गया? बिकॉज हमने लिमिट्स इंटरचेंज कर दी. दिस कैन इजीली बी अंडरस्टूड. लेट्स से वी हैव a से b fx dx है, तो लेट्स से fx का इंटीग्रल fx है, कैपिटल fx. तो लिमिट्स क्या है? फ्रॉम a टू b. तो हम क्या लिख रहे हैं? fb माइनस fa. लेकिन अगर हम लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे b से a fx dx, तो इंटीग्रेशन तो वही आएगा, कैपिटल fx, लेकिन लिमिट्स हमारी क्या हो गई? b टू a. तो अब हम क्या करेंगे? पहले अपर लिमिट में a रखेंगे एंड लोअर लिमिट b रखेंगे. तो अब चेक करिए, fa माइनस fb को हम क्या लिख सकते हैं? विच इज fb माइनस fa, अगर माइनस साइन कॉमन ले लें. तो अब ये जो fb माइनस fa लिखा है, ये किसकी वैल्यू थी? ये तो इस इंटीग्रल की वैल्यू थी. दिस इज व्हाट? माइनस ऑफ a से b fx dx. एंड ये क्या था? b से a fx dx. एज यू चेंज द ऑर्डर ऑफ लिमिट्स, the value of integral changes in sign only. वैल्यू वही रहेगी, साइन पलट जाएगा बस. Let's take the third property. Let's say property 3. This is a very important property. ठीक है. This is the property of splitting limits. Splitting limits. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, पहले हम ये बताते हैं हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये यूज़ करते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड व्हेन द फंक्शन हैज पीसवाइज definition or is discontinuous or non-differentiable within the limits of integration, or the function is not defined within the limits of integration. मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन. इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी किन टाइप्स के क्वेश्चंस पे लगेगी? जब हमारा इंटीग्रल है फ्रॉम a से b, लेट से fx dx, तो ये जो फंक्शन है या तो ये पीसवाइज फंक्शन हो या ये अनडिफाइंड हो किसी पॉइंट या पॉइंट्स पर, अनडिफाइंड एट पॉइंट या पॉइंट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. तीसरा, डिसकंटिन्यूअस हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो एट पॉइंट या पॉइंट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. इस टाइप के जब फंक्शंस हम इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे. अब पीस वाइज का क्या मतलब है? पीस वाइज का मतलब ये है कि जैसे हमारा फंक्शन है x when
0 is less than x is less than 2, sin x when 2 is less than equal to x is less than 3 and so on. Let's say e की पावर x 3 is less than x is less than 4. ये हमारे क्या कहलाते हैं? पीस वाइज फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन भी क्या है? पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि वो डिफाइन कैसे होता है? x when x is greater than equal to 0 माइनस x when x is less than 0. ये क्या है? पीस वाइज फंक्शन है. लेट्स से हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट ऑफ x. अब ये फंक्शन क्या है? लेट्स से अगर हम इंटीग्रल कर दें फ्रॉम 0 to 5, तो 0 से 5 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है एट इंटीजर्स, तो फिर क्या होगा? ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया. मॉडुलस फंक्शन इस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया. जैसे हमने लिख दिया 0 से पाई tan x dx. अब 0 से पाई में tan x क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाई 2, तो फिर ये प्रॉपर्टी लगेगी इस टाइप के क्वेश्चन में. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें हमारा फंक्शन या तो पीस वाइज डेफिनेशन शो कर रहा है, या अनडिफाइंड है किसी पॉइंट पे, या फिर डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट और फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे. अब ये प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स से वी हैव a to b fx dx. I can break my function at the point of discontinuity या non differentiability or where the function changes its nature. So let's say a से c fx dx and from c to b fx dx. मतलब हम अपने इंटीग्रल जो a से b fx dx है उसको पार्ट्स में फाइंड आउट करेंगे और किस किस पॉइंट पे इसको ब्रेक करेंगे जहाँ पे हमें इनमें से कोई प्रॉपर्टी दिख रही है, या तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, या नॉन डिफरेंशिएबल है, या अनडिफाइंड है, या पीस वाइज अपना नेचर चेंज कर रहा है. तो उन पॉइंट्स पे हम इस फंक्शन को ब्रेक कर देंगे. दैट इज उन पॉइंट्स को हम एंड पॉइंट्स पे ले आएंगे, जो अपर या लोअर लिमिट पे उन पॉइंट्स को ले आएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे. अब अगर एक से ज़्यादा पॉइंट है, लेट्स से इन जनरल देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, ए से बी fx dx कई पॉइंट्स हैं, तो हमने कहा लेट्स से a से c1 पहला पॉइंट है जहाँ पे इनमें से कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है fx dx, मतलब फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या नॉन डिफरेंशिएबल है या अनडिफाइंड है या पीस वाइज अपना नेचर चेंज कर रहा है. लेट्स से फिर c1 से c2 इज द नेक्स्ट पॉइंट fx dx, फिर c2 से लेट्स से c3 fx dx, c3 नेक्स्ट पॉइंट है एंड सो ऑन, एंड लेट्स से cn b fx dx. तो जिस जिस पॉइंट पे ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उस पॉइंट पे हम अपने फंक्शन को ब्रेक करके उस पॉइंट को या तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट पे ले आएंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लेन दिस कि लेट्स से वी हैव a से b fx dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो fx dx का जो इंटीग्रेशन है लेट्स से वो कैपिटल fx है. ठीक है, तो जो हमारा राइट हैंड साइड था ऊपर जो हमने अभी लिखा दिस पोर्शन, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? फ्रॉम c to a fx dx प्लस रादर a to c होगा, a to c एंड c to b fx dx. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रेशन तो fx आया था फ्रॉम a से c, और जो सेकेंड पार्ट है उसका इंटीग्रेशन तो कैपिटल fx ही आएगा, लेकिन ये इंटीग्रल कहाँ से होगा? c से b होगा. तो व्हेन वी पुट द लिमिट्स क्या आएगा? fc माइनस fa प्लस fb माइनस fc. ठीक है, तो ये क्या होगा? fc से fc कैंसिल हो गया और क्या मिला? fb माइनस fa. और चेक करिए लेफ्ट साइड पे क्या है? इंटीग्रल a से b fx dx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? fx होगा फ्रॉम a से b. इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? fb माइनस fa. चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं. अब एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या अनडिफाइंड जिस पॉइंट पे या पीस वाइज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जो पॉइंट है दैट कुड लाई बिटवीन ए एंड बी और इट कुड लाई आउटसाइड ए एंड बी.
अब इसको हम देखते हैं, लेकिन ये हमने मेथड जो है ये प्रूव करके दिखाया कि जो हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम आंसर देगा। ठीक, अब अगर हम इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, लेट्स से वी अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो एज वी सेड, ये पॉइंट बल्कि हम लिख लेते हैं पहले, द पॉइंट सी में lie inside or outside of the interval AB। इस इंटरवल के बाहर भी वो पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, और अंदर भी हो सकती है AB में। लेट्स सी थ्रू अ ग्राफ। तो लेट्स से हम पहला केस डिस्कस करते हैं। व्हेन जो पॉइंट C है, जिस पॉइंट पे हमारा या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, या अनडिफाइंड है, या चेंज कर रहा है अपना नेचर, इज बिटवीन A एंड B। अगर A और B के बीच में लाई कर रहा है वो कोई पॉइंट, लेट्स से वी ड्रॉ अ ग्राफ, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन दिस y इज इक्वल टू fx, एंड लेट्स से हमने इंटरवल बना लिया। तो लेट्स से दिस इज x, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है। तो ऑब्वियसली C A और B के बीच में आ रहा है, तो इसको हमने पॉइंट A बोल दिया, इसको हमने B बोल दिया, इस पॉइंट को C बोल दिया, इसको लेट्स से A डैश, C डैश और B डैश बोल दिया। तो अब इफ यू लुक क्लोजली, एक एरिया तो ये आया और लेट्स से एक एरिया ये आया। तो जो एरिया ऑफ पूरा फिगर, एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम A टू B क्या होगा? A C B, B डैश C डैश A डैश। ये टोटल एरिया किस किस के एरिया के बराबर होगा? एरिया ऑफ A C C डैश A डैश प्लस एरिया ऑफ रीजन लाइन इन द इंटरवल C B B डैश C डैश। मतलब जो टोटल एरिया है हमारा, जो टोटल एरिया वो किस किस एरिया के बराबर है? इस एरिया के बराबर एंड इस एरिया के बराबर। ठीक है, तो ये चीज क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रल, ये जो एरिया A C B डैश C डैश A डैश है वो क्या है? A से B fx dx। जो ये वाला एरिया वो क्या है? एरिया A C C डैश A डैश क्या है? फ्रॉम A टू C fx dx। और जो C B B डैश C डैश है वो कौन सा है? फ्रॉम C टू B fx dx। ये तो वही केस हो गया जो भी हमने ऊपर बताया। व्हेन C लाइज बिटवीन A एंड B, तो हम क्या करेंगे? जिस पॉइंट पे भी प्रॉब्लम है उसको एंड पॉइंट्स पे ले आएंगे और वहां पे फंक्शन को तोड़ देंगे। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट केस हो गया। नाउ केस 2 देखते हैं। इन दिस केस C lies outside of A and B but before A। इस केस में क्या सिचुएशन बनेगी? Let's say we draw this. Again we have a curve and we draw the limits। Let's say ये हमारी लिमिट्स हैं। This is y is equal to fx function। ये पॉइंट C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। C is lying outside of A and B and to the left of A। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया। Let's say this is point C, this is point A, this is point B and obviously उसी हिसाब से ये ले लिया C डैश, A डैश, B डैश। ठीक है, तो obviously ये क्या है? y एक्सिस है। लेट्स से ये x एक्सिस है। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अब यहाँ जो टोटल एरिया आएगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ C A B B डैश A डैश C डैश। ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया क्या है? ये टोटल एरिया किसके बराबर होगा? दिस टोटल एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया प्लस
लेट्स से दिस एरिया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सी ए डैश सी डैश प्लस एरिया ऑफ ए बी डैश ए डैश। अब ये जो एरिया है ये किस इंटीग्रल से पता लगेगा, फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है पूरा एरिया, इज इक्वल टू ये फर्स्ट पार्ट किससे आएगा, फ्रॉम सी टू ए एफ एक्स डी एक्स, एंड जो सेकेंड पार्ट आएगा वो आएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। पर हमको तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स एरिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स will be what, C से B fx dx and we'll take this part to the left side। तो क्या हो गया, माइनस C से A fx dx। Now अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि if we interchange our limits तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है बस। ये क्या हो जाएगा, B से A fx dx। तो इन प्लेस ऑफ दिस यहाँ पे अगर हम C से B एफ एक्स डी एक्स लिखा है, ये साइन अगर प्लस कर दें तो फिर ये लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगी, ए से सी एफ एक्स डी एक्स। तो चेक करिए एग्जैक्टली वही आ गया हमारा फिर से, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। दिस इज वॉट वी हैड स्टेटेड इन अवर प्रॉपर्टी कि हमारा फंक्शन को हम तोड़ सकते हैं पॉइंट सी पे। अब इस केस में क्या हुआ, सी पॉइंट वॉज लाइंग आउटसाइड द इंटरवल ए एंड बी, तो उससे कोई फर्क नहीं, हम उसको वैसे ही तोड़ सकते हैं। सी क्या था, टू द लेफ्ट था ऑफ ए। तीसरा केस क्या देख लें, अब क्या है, केस 3, दिस टाइम ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, मतलब अब सी कहाँ है, बी के राइट में। लेट्स ड्रॉ अगेन। इस केस में फिर से हमने एक फंक्शन बनाया एंड फिर हमने अपनी लिमिट्स ड्रॉ करें। लेट्स से ये हमारी लिमिट्स हैं एंड दिस इज अवर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ऑब्वियसली x एक्सिस। तो ये a है, ये पॉइंट b है और ये c है। तो इस बार c क्या है, b के राइट में। तो एक एरिया ये आया, एक एरिया ये आया। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b, दिस इज पॉइंट c, ये C डैश, ये B डैश, ये A डैश। तो टोटल एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ A B C C डैश B डैश A डैश। मतलब ये टोटल एरिया वुड बी व्हाट, सम ऑफ दिस एरिया एंड दिस एरिया, वही हम लिखेंगे। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ A B B डैश A डैश प्लस एरिया ऑफ डी सी सी डैश बी डैश। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। ये पूरा एरिया फ्रॉम ए से सी है, और ये पहला वाला एरिया ए बी बी डैश ए डैश कहाँ से कहाँ है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा वाला कहाँ है, बी से सी एफ एक्स डी एक्स। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स हमें निकालना है। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और ये चीज़ हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे, बी से सी एफ एक्स डी एक्स। अब वो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर हम लिमिट्स इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। एग्जैक्टली देखिए वही प्रॉपर्टी आ गई जो हमने प्रूव की थी। तो इट मेक्स नो डिफरेंस अगर वो सी आउटसाइड द इंटरवल है या इनसाइड द इंटरवल है, वी कैन ब्रेक एट दैट पॉइंट और हमारा वही प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। नाउ लेट्स टेक a few examples. Let's take the first example. We have to integrate from -1 to +1 mod x dx. तो अब mod x dx है, तो mod x तो आपका क्या है, पीस वाइज फंक्शन है, इसका नेचर थ्रू आउट द इंटरवल तो सेम नहीं रहता। तो mod x कैसे डिफाइन होगा, x if x is greater than equal to 0, minus x if x is less than 0। तो हमारा इंटरवल कहाँ है, -1 से +1,
यानी -1 से जब x 0 तक होगा ये क्या खुलेगा, मॉड x लेस देन 0 पे क्या खुल रहा है, -x खुलेगा। और जब 0 से 1 के बीच में जाएंगे तो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव पे क्या खुलेगा, x खुलेगा। यानी हम अपनी लिमिट्स कहाँ पे ब्रेक करेंगे, 0 पे ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 0 पे अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो क्या हो गया, -1 से 0 mod x dx प्लस 0 से 1 mod x dx। अब mod x की वैल्यू -1 से 0 में क्या रहती है, -x रहती है, तो -1 से 0 x dx, और 0 से 1 में क्या रहती है, x रहती है, x dx। तो ये वैल्यू क्या आएगी, x का इंटीग्रेशन तो x²/2 फ्रॉम -1 से 0 नेगेटिव बाहर, प्लस x का x²/2 फ्रॉम 0 से 1। तो जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 0 रखने पे 0 माइनस -1 का स्क्वायर/2 प्लस 1 रखने पे 1 स्क्वायर का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, बाय 2 माइनस 0। ये कितना आ जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर इज 1, 1/2 प्लस 1/2, यानी आंसर क्या आया, 1। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से ये हमने ग्राफ बनाया, तो मॉड x का ग्राफ क्या होता है, इज दिस V शेप्ड ग्राफ। तो जब V बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो लेट्स से ये पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, और ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो एरिया अंडर दिस कर्व क्या होगा, ये एरिया और ये एरिया, चेक करिए, ये एरिया क्या होगा, एट x इज इक्वल टू -1, मॉड x क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, यानी ये पॉइंट क्या हो गया 1, और 1 पे भी क्या वैल्यू देगा 1। तो यानी इसकी हाइट क्या हो गई 1, इसकी भी हाइट क्या हो गई 1। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा एरिया हाफ, बेस क्या है 1 और हाइट क्या है 1। ये भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ बेस है 1 और हाइट है 1। -1 क्यों नहीं ले रहे हैं बेस, क्योंकि हम लेंथ ले रहे हैं, लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है। तो हाफ यहाँ से आया, हाफ यहाँ से आया, तो अलजेब्रिक एरिया कितना आ रहा है 1, जो कि हमारे को इस इंटीग्रेशन से भी मिल रहा है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल 0 से 2 x² greatest integer of x dx. Now what is this? This is GI function, greatest integer function, greatest integer function। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट गिव्स यू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ होता है, दिस इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू इंटीजर्स, जहाँ जहाँ इंटीजर होता है वहाँ ये डिसकंटिन्यूस होता है। इफ यू लुक एट इट्स ग्राफ, तो क्या होता है ये, इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, तो लेट्स से इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, ऐसे इसका ग्राफ होता है। ठीक है, लेट्स से ये भी एक पॉइंट है, लेट्स ड्रॉ दिस विद अ रेड लाइन, ये भी है, फिर ये है, फिर ये है, एंड सो ऑन। और ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, एट ऑल द इंटीजर्स। ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3 सो ऑन। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया इंटीजर्स पे। तो जब हम 0 से 2 को इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, फ्रॉम 0 से 2, ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, 1 पे होगा, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो इस फंक्शन को हमें कहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, 1 पे। तो ये लिमिट्स कहाँ पे टूटेंगी, 1 पे। तो 0 से x लेस देन 1 पे एक हो गया, और 1 से 2 पे हो गया ये फंक्शन। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0 to 1 x² greatest of x dx, एंड फ्रॉम 1 से 2 x² greatest of x dx। अगर हम इसे लेट्स से अगर हम इसे 3 तक ले जाएं, लेट्स से वी ब्रिंग इट टू 3, तो जब 3 होगा तो ये और कहाँ टूटेगा, फिर ये 2 से 2 पे भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। 2 से 3 अगर हम जाएंगे तो ये क्या होगा, 2 से 3 यानी 2 पे भी टूटेगा। तो फिर क्या होगा, 2 to 3
एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स डी एक्स। अब बेसिकली हमें ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए 0 से 1 में। 0 से 1 में क्या हो रही है, 0 आउटपुट देता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। और 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स क्या होगा, 2 होगा। तो फिर आपका क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, 0 से 1, यहाँ तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 डी एक्स प्लस 1 से 2 एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या है, 1 है डी एक्स। और 2 से 3 में एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर क्या है, 2 है डी एक्स। अब ये हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 0 ही हो गया स्ट्रेट अवे। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 to 2, एंड ये क्या होगा 2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 2 to 3। बस अब इसमें लिमिट्स रख दें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, ये तो पहला हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 बाई 3 माइनस 8 बाई 3। ये क्या आ जाएगा 7 बाई 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 19 बाई 3। तो क्या वैल्यू आई 7 बाई 3 प्लस 38 बाई 3, तो दिस गिव्स यू 45 बाई 3 विच इज 50। अब देखिए पॉजिटिव भी आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि जब हम 1 से 3 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया क्या आएगा, ये एरिया आएगा, ये वाला, और एक, तो अब ये जो एरिया आएगा यहां से जो एरिया है 0 से 3, इसमें क्या आएगा, ये एरिया आएगा, एंड 2 से 3 ये आएगा। एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन थ्रू आउट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आनी भी चाहिए थी। वैसे हम ये कंफर्म भी कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव minus pi by 2 to 2 pi sin inverse sin x dx। अब हमें पता है कि sin inverse sin x is x provided x क्या हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी इस इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई में, तो ये थ्रू आउट एक्स नहीं देगा, ये तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में खाली एक्स देगा, उसके आगे तो ये एक्स नहीं देगा। तो वी शुड टेक केयर ऑफ, और वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो अगर हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, जैसे ये, देन ये, एंड सो ऑन, ऐसे सॉ टूथ बनता है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2, ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। तो हमको बेसिकली जो एरिया निकालना है वो माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई में निकालना है। तो अनदर एक मेथड तो ये कि हम इसे इंटीग्रेशन से निकालें। जब हमने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा बेसिकली एरिया ये है और ये है। तो अगर हम रूल्स फॉलो करें तो हम इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये लेट से एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, और ये एरिया A3 है। तो बेसिकली हमें तीनों एरियाज का एल्जेब्रिक सम चाहिए। तो A1 का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, A2 पॉजिटिव होगा, और A3 अगेन नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। और जो एरिया अबव एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा, जो बिलो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव होगा। तो एक मेथड तो ये कि हम इसमें, ये तो हमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल्स का एरिया निकाल दें हम। तो A1 का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस कितनी है 0 से पाई बाई 2 गए तो पाई बाई 2, साइन नहीं देख रहे सिर्फ लेंथ देख रहे हैं, एंड हाइट क्या होगी पाई बाई 2 ही होगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और इसकी क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, तो इनपुट भी पाई बाई 2 है तो आउटपुट क्या होगा पाई बाई 2, और यहाँ माइनस पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2, लेकिन साइन हम देखेंगे नहीं।
ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 8, पर इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव लेंगे हम। A2 का एरिया निकालते हैं, हाफ, बेस कितनी है 0 से लेके पाई तक, तो पाई, और हाइट कितनी है पाई बाय 2, ये पॉइंट क्या है पाई बाय 2 है, दिस इज पाई बाय 2। ये एरिया क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाय 4, एंड दिस एरिया वुड बी पॉजिटिव। और A3 क्या आएगा, हाफ, बेस कितनी है पाई से 2 पाई यानी पाई, और हाइट कितनी है पाई बाय 2, दिस पॉइंट इज पाई बाय 2 विद अ नेगेटिव साइन, लेकिन हम तो सिर्फ हाइट देख रहे हैं तो साइन नहीं लेंगे। तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाय 4, बट दिस इज विद अ नेगेटिव साइन। अब अगर हम तीनों को ऐड करें तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो क्या होगा, माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। तो आंसर आपका कितना आएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाय 8। अब यही चीज़ अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल से अपना निकालें यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो हमारा फंक्शन पीस वाइज है। साइन इनवर्स साइन एक्स की डेफिनेशन क्या चल रही है, y, इसकी वैल्यू x होगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x है। कब, जब x क्या रहे, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहे। इसकी इक्वेशन क्या है इस लाइन की, अभी हमने लिखा पाई माइनस एक्स, और ये कब है, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 रहे। एंड लास्टली इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल एक्स माइनस 2 पाई, और ये कब रहती है, जब x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक है, ये तो 2 पाई तक रहे। तो बेसिकली हमारा ये फंक्शन क्या हो गया है, पीसवाइज फंक्शन हो गया। तो इसका इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, माइनस पाई बाय 2 से कहाँ तक जाएंगे, पाई बाय 2 तक जाएंगे, क्योंकि वहीं तक ये फंक्शन चल रहा है। वहाँ कौन सा फंक्शन है, x, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक फंक्शन फिर चेंज हो गया। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स है, dx। एंड देन फ्रॉम 3 पाई बाय 2 से 2 पाई अगर हम जाएं तो फिर हमारा फंक्शन क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 2 पाई हो गई। इन तीनों इंटीग्रल्स को हम सॉल्व कर लें तो x का तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो क्या वैल्यू आएगी, पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 8 माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी पाई स्क्वायर ही आएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 यानी 8। इसकी वैल्यू तो कट के 0 हो गई। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 3 पाई बाय 2 माइनस 3 3 9 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 8 माइनस पाई बाय 2 रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 8। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 9 पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। हमने ब्रैकेट ओपन करके रीअरेंज कर लिया, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर बाय 2 एंड दिस बिकम्स माइनस 8 पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर 8 से 8, यानी अगेन पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या आ गया 0। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 पाई एक्स, एंड दिस टाइम लिमिट इज फ्रॉम 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो कितना आएगा, 2 पाई का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस x की जगह 2 पाई रखेंगे तो क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो 9 पाई स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2 यानी 8, और 2 पाई इंटू 3 पाई करेंगे 6 पाई स्क्वायर बाय 2। ये तो कैंसिल हो गया थ्राइस, और ये ट्वाइस हो गया। तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर इज माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 3 पाई स्क्वायर। तो क्या हो गया, 3 पाई स्क्वायर में से 2 पाई स्क्वायर गया, पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर बाय
8, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -π² 8। तो देखिए एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है जो हमारा पहले आ रहा था, जो हमने लॉजिक से निकाल दिया था। तो चाहे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसको करते, चाहे आपने इसको विदाउट इंटीग्रेशन कर दिया, बस एरिया हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा। अनलेस आपको इसका ग्राफ पता हो और ये पता हो कि ये फंक्शन थ्रू आउट सेम आउटपुट नहीं दे रहा, दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन। अगर पीस वाइज फंक्शन है तो ये वेरियस इंटरवल्स पे डिफरेंट फंक्शंस शो करेगा। वो फंक्शंस क्या होंगे, उनकी शेप क्या होगी, या तो ये पता हो या फिर हमको ये मेथड पता हो, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। मेथड्स दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल से ही करना है तो इस तरीके से करेंगे, और अगर हमें सिर्फ आंसर निकालना है तो हम ऐसे भी बाय यूजिंग दिस मेथड भी निकाल सकते हैं। अब इफ यू लुक क्लोजली, जो हमारा पहला इंटीग्रल आया था उसकी वैल्यू, ये वाला जो इंटीग्रल आया था इसकी वैल्यू 0 आई थी। इसका क्या मतलब हुआ कि अलजेब्रिक एरिया जो आया वो 0 आया, मतलब हमारा ग्राफ क्योंकि कंटिन्यूस है तो वो एक्स एक्सिस को कहीं काट रहा होगा। देखिए, तो देखिए सही है, ये देखिए ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया 0 से π/2 हम ले रहे थे यहाँ से यहाँ, तो देखिए एग्जैक्टली जितना ये पॉजिटिव है, ये जितना पॉजिटिव नेगेटिव था उतना ही ये पॉजिटिव था, ये कैंसिल आउट हो गया इसलिए 0 आ गया। इसी तरीके से अगर हम जब हमने π/2 से 3π/2 किया तो ये एरिया और ये एरिया एग्जैक्टली सेम था, ये पॉजिटिव आया ये नेगेटिव आया, ये 0 हो गया। तो यानी फाइनली आंसर हमारा किससे निकला, सिर्फ इस वाले से निकला। तो वी कैन एक्सप्लेन कि हमारा आंसर 0 क्यों आ रहा था पहले दो इंटीग्रल में। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। We have to integrate -π/2 to π/2 root of cos x minus cos cube x dx। ठीक है, तो if we see -π/2 से +π/2 and we take cos x common, तो क्या बचेगा 1 minus cos² x dx, which can be written as -π/2 to +π/2 root of cos x into 1 minus cos² x क्या होता है sin² x dx। now sin² x हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि रूट ऑफ x² इज इक्वल टू mod x। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में हम कभी भी हमें स्क्वायर मिलेगा तो उसका स्क्वायर रूट हम x नहीं लिखेंगे, mod x लिखेंगे। तो -π/2 से π/2 रूट ऑफ cos x इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मॉड जैसे ही आ गया फिर तो ये पीस वाइज हो गया, क्योंकि मॉड फंक्शन तो पीस वाइज फंक्शन होता है। तो मॉड साइन एक्स का डेफिनेशन के हिसाब से क्या वैल्यू होगा, ये साइन एक्स खुलेगा अगर साइन एक्स की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस साइन एक्स खुलेगा अगर साइन एक्स की वैल्यू क्या हो लेस देन 0। तो अब हम जो इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या है, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो इफ वी कैन सी द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, या तो हमें पता हो कि किस इंटरवल में क्या साइन देता है साइन एक्स, या हम ग्राफ का मदद ले लें। लेट्स से हमारा साइन एक्स का ग्राफ ये होता है समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो ये होता है -π/2 और ये होता है π/2। तो यानी हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। तो यानी हमारा एरिया ये आएगा और ये आएगा। हालांकि ये हमारा एक्चुअल एरिया नहीं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ cos x भी इसके साथ है, लेकिन हम बस खाली नेचर चेक करें तो sin x पॉजिटिव कहाँ है, 0 से π/2 में sin x पॉजिटिव है, और -π/2 से 0 में sin x क्या आउटपुट दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। sin x लेस देन 0 मतलब आउटपुट नेगेटिव कहाँ दे रहा है sin x। तो यानी फिर हम अपनी लिमिट्स कैसे तोड़ेंगे, -π/2 से 0, -π/2 से 0 में, यानी ये चीज़ कब हो रही होगी, जब x की वैल्यू -π/2 से 0 हो रही है, और sin x पॉजिटिव कहाँ हो रहा होगा, जब x 0 से π/2 रह रहा होगा। यानी हम अपनी लिमिट्स -π/2 से 0 पे खोलेंगे, वहाँ पे mod sin x क्या वैल्यू देगा, माइनस साइन एक्स। तो रूट ऑफ cos x इंटू माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा, प्लस 0 से π/2 में mod sin x क्या होगा, पॉजिटिव खुलेगा, तो sin x dx।
अब ये हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, cos x को लेट से t ले लें, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dt बाय dx विल बी माइनस साइन x। चेक करिएगा cos x को हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो पहली चीज़ cos x माइनस पाई बाई टू से 0 में कंटिन्यूस है और 1 1 है, मैनी 1 नहीं है, तो यानी हमारे दोनों रूल सब्सिट्यूशन के फॉलो हो रहे हैं। तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज डी टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख दें, डी टी, और कॉस एक्स की जगह रूट टी आया तो रूट टी। अब लिमिट्स भी हमें कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज करनी है, तो जब x को माइनस पाई बाई टू दिया तो कॉस माइनस पाई बाई टू क्या होता है, 0 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 0। और जब x की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी लिमिट्स आपकी क्या हो गई, माइनस पाई बाई टू पे 0 और 0 पे 1। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, रूट टी का t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 1। तो कितनी वैल्यू होगी, t को 1 रखेंगे तो 1 रेज टू पावर एनीथिंग तो 1 ही रहेगा, 2/3, और 0 रखने पे 0 आएगा। तो यानी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 2/3 है। सेकेंड पार्ट में भी प्रोसेस तो वही रहेगा, क्या होगा, cos x इज t माइनस साइन x इज डी टी बाई डी एक्स। तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट टी, और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। और लिमिट्स अब आपकी क्या होंगी, व्हेन x इज 0 cos 0 क्या होता है, 1, तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। और व्हेन x इज पाई बाई टू, तो t cos पाई बाई टू 0 होता है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बार लिमिट्स आपकी क्या हो गई, 1 से 0। तो अगर अब हम इसको करें, इसका इंटीग्रल क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट्स 1 से 0 बाहर माइनस। तो जब हम 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, एंड 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रेज़ टू एनीथिंग इज 1, तो माइनस 2/3, और बाहर क्या है, माइनस का साइन है, t वैल्यू क्या हो गई, 2/3। तो 2/3 पहले आ रहा था और 2/3 अब आ रहा है, तो बेसिकली आंसर क्या हो गया, 2/3 प्लस 2/3 विच इज 4/3। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, 4/3।